वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी जो यूपीएससी का प्रीलिमिनरीज हुआ है उसमें हम लोगों का करीब 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें जो एक क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो वो एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार से हटा के अब वैधानिक अधिकार बना दिया है। तो वो प्रश्न इसमें पूछा था जो हम पहले बताएं कि अनुच्छेद 31 में पहले था मौलिक अधिकार में, उसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको उठा के 300A में एक व्यक्ति का वैधानिक अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में वहां रखा गया है। तो ये चीज बताए थे। और 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये भी प्रश्न यूपीएससी में आया है। ये दोनों हम बहुत अच्छे ढंग से पिछले क्विज में चर्चा किए थे, उसको आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाह का मतलब क्या है? सी पोर्ट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ये सबसे भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। हम इसको अच्छे ढंग से देख लें कि ये देखिए, पहले ये आपका भारत का नक्शा हुआ। अब देखिए इसमें बंदरगाह जो है एक, ये आप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में बहुत से बंदरगाह हैं। तो पहले जो ये सी पोर्ट और एयरपोर्ट में डिफरेंस, सी पोर्ट जो होता है वो सी के लिए यानी समुद्र में जो जहाज रहते हैं उसके लिए, एयरपोर्ट में हवाई जहाज, लेकिन दोनों का उतरने चढ़ने के लिए पोर्ट होता है, लेकिन रखने के लिए दोनों का प्रश्न बार बार आएगा कि समुद्री जहाज को कहाँ रखा जाता है? पोताश्रय में, उसको बोलते हैं हार्बर। हार्बर जो है इसमें जो है समुद्री जहाज को यहाँ रखा जाता है ठीक ठाक के लिए। और एयरपोर्ट में जो है वो इस जहाज हैंगर में रखा जाता है। तो इसको याद रखना है कि पानी वाला जो जहाज होता है, सी जो जहाज बोलते हैं समुद्री जहाज, हार्बर में, और हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है। ये चीज आता है। अब देखिए हम बंदरगाह की बात करेंगे तो बंदरगाह दो प्रकार का होता है, कृत्रिम बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब क्या हुआ कि जो पहले से कटा छाटा भाग है और वहां जाके अपना जहाज उतरने चढ़ने लगा, यानी प्रकृति द्वारा जो बना हुआ है। और कृत्रिम का मतलब होता है जो हम बनाए। तो ये जो पूर्वी घाट देखते हैं, पूरब साइड, ये लगभग प्लेन है। तो ज्यादा जो है कृत्रिम बंदरगाह इधर होंगे यानी बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में प्राकृतिक बंदरगाह होंगे। लेकिन इसमें कुछ ट्रिक भी आपको बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाइए। क्योंकि यहां देखिए इस जगह जो ऐसे करके बना हुआ है ये है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। यहां से जो है लो अयस्क का निर्यात होता है। ये बार बार प्रश्न आएगा सबसे गहरा बंदरगाह। अब बोलेगा सबसे बड़ा बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह ये प्राकृतिक देखते, इधर टेढ़ा उड़ा कटा ज्यादा, काट छोट ज्यादा है। और इधर एक चीज और है कि इधर जितना भी नदी है सब इधर डेल्टा साइज बनाता है, यानी इधर जो है गहराई कम है, यानी गाद खाद लेके आता है ना। तो इधर जो है सब कृत्रिम रूप से लगभग बना हुआ है, उसको हम देखते हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ जो है मुंबई बंदरगाह है। देखिए ये इधर फंस जाता है ना, पानी तो इधर जाएगा नहीं। बंदरगाह वहाँ होना चाहिए जहाँ हिलोर कम मारता हो, यानी ज्वार भाटा कम आएगा, वहाँ आराम से उतार चढ़ाव सकता है। तो इसलिए ये जो है आप समझिए कि प्राकृतिक रूप से बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई को बोलते हैं। ये एलिफेंट नोज पहाड़ी के पीछे, ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे, ये एलिफेंट नोज पहाड़ी के पीछे। अभी देखिए एक आधुनिक बंदरगाह है जो कि नहावा सेवा, ये मुंबई में ही है। इसको जवाहरलाल नेहरू भी बंदरगाह बोलते हैं, इसका नाम बदल गया है। तो मुंबई में ज़्यादा, चूंकि भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोलते हैं, तो ये यहाँ लोड कम होने के लिए नहावा सेवा बगल में बंदरगाह बनाया गया है। तो इसको याद रखना। एक क्वेश्चन आता है कि नाचो तुम ही पारो, नाचो तुम ही पारो। ये ट्रिक इसलिए बोले, नाचो है, मोचो नहीं, नाचो। क्यों कि ये जो है सब कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? कृत्रिम। ये नहावा सोबा है जो ये कृत्रिम बंदरगाह, चूंकि मुंबई तो प्राकृतिक बंदरगाह, इसके लोड को कम करने के लिए बनाया गया है नहावा सेवा। तो यहां देखिए लिख लीजिए आप, नहावा सोवा
आपको बोले कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादा इधर होगा, लेकिन ये विशाखापत्तनम जो है ये नहीं है, जो है आपका प्राकृतिक बंदरगाह है इस साइड। क्यों प्राकृतिक बंदरगाह है? ये देखिए डॉल्फिन नोज पहाड़ी के छुपा हुआ है, इसको बोले ना ये डॉल्फिन नोज। यहाँ जो मुंबई बोले नावा से, मुंबई जो है एलिफेंट नोज, ये दोनों पहाड़ी में छिपा हुआ है, उधर कम झटका मारता है, पानी का हिलोर कम जाता है, तो इसलिए ये जो है आपका प्राकृतिक है। यहाँ देख लीजिए ये कृत्रिम है, नहावा सेवा, चेन्नई, ये जो है तूतीकोरिन यहाँ है, देखिए इस जगह तूतीकोरिन, ये मर्मगोवा, हल्दिया, पाराद्वीप। तो आपको हम बता देते हैं हल्दिया कहाँ है, यहाँ है पश्चिम बंगाल में, और कलकत्ता बंदरगाह भी यहाँ है, उसके बाद तूतीकोरिन यहाँ हो गया, चेन्नई बंदरगाह यहाँ हो गया, इसी के बगल में नेल्लोर बंदरगाह। ये सब इस साइड देखिए काटा छाटा नहीं है, इसलिए ये कृत्रिम बंदरगाह होगा। इधर देखिए ये कोचीन है, मर्मगोवा छोड़ के फिर मैंगलोर बंदरगाह हुआ, मुंबई हुआ, यहाँ देखिए यहाँ ये कांडला, ये दोनों के बीच में कांडला बंदरगाह है, इसको बोलता है ज्वारीय बंदरगाह। तो इस तरह ये सब चीज़ बंदरगाह का आप याद रखिए। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बोल ही दिए, उसके बाद दूसरा अगर बोलेगा कि इधर चेन्नई बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई। तो इस तरह बंदरगाह को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार कानून कब लाया गया। तो ये 2005 में जानते हैं, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को आया था। सूचना राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या है कि ये ऐसा अधिकार है कि आप किसी भी ऑफिस में या किसी सरकारी पद पर कोई है, उससे आप असंतुष्ट है या कोई जानकारी लेना इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन में जाके सिर्फ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। हरियाणा में सिर्फ 50 रुपये का लगता है, बाकी हर जगह 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट कुछ बना के भेज सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए कितने रुपये का ड्राफ्ट या बैंक चालान देना होगा, तो 10 रुपये का। तो ये चीज याद रखिए। तो यही है सूचना का अधिकार। ऑप्शन देखिए 2006 में बहुत इंपॉर्टेंट नरेगा जो है 2 फरवरी 2006 को नरेगा शुरू हुआ था। नरेगा कभी कभी इसका फुल फॉर्म आ जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, याद रखिएगा। इसी का जो है नाम बदल के मनरेगा कर दिया, एम जोड़ दिया, महात्मा गांधी यही जोड़ दीजिए। ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को, 20 अक्टूबर नहीं, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा बदल दिया गया था। और ये नरेगा आंध्र प्रदेश में पहली बार लागू हुआ था। ये भी प्रश्न आता है, इसको याद रखिए। चलिए ऑप्शन 2003 में जो है 92वें संविधान संशोधन यहाँ एक्ट आया था 2003 में। डोगरी, संथाली, बोडो, ये 4 जो है लैंग्वेज जोड़ा गया था संविधान में। इस सबको याद रखिए। ऐसा ही हमको पहले बताए थे क्वेश्चन और यूपीएससी में तुरंत पूछ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न आता है, तो ये साथ देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एरन अभिलेख में जो है पहला 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में जो भानुगुप्त थे गुप्त साम्राज्य के, उसमें राजा भोज नाम सुने हैं ना, कहाँ राजा भोज, एक गाना है। तो राजा भोज की पत्नी पहली बार सती हुआ था, यही एरन अभिलेख में वर्णन है। ये प्रश्न आता है कि पहली बार सती होने का प्रमाण एरन अभिलेख में। अब देखिए अभिलेख, सबसे पुराना अभिलेख बोगाज कोई 1400 में। बहुत अभिलेख है जो आपको याद रखना है, जितना भी अभी उस किसके शासनकाल में और कौन लिखा था। ऑप्शन देखते हैं। पहला देखिए जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन, संस्कृत का सबसे पहला जो है यही अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन ने लिखा। एक पूछता है हिंदी में उत्कीर्ण पहला अभिलेख, तो सेन राजवंश, सामंत सेन का नाम सुने हैं ना, जिसमें गीत गोविंद जयदेव लिखा है। तो ये सामंत सेन जो है हिंदी में पहला बार अभिलेख हिंदी में लिखा था और संस्कृत में रुद्रदमन। तो ये याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक भी है, अगर आप बोलिएगा तो हम लिख देते हैं, वैसे अपना ट्रिक बनाइए। एक ट्रिक है प्रणाम दे एजुहा, याद रखिएगा इसको। प्रयाग, समुद्रगुप्त, नासिक, गौतम बलश्री, मंदसौर, यशोवर्मन, देवपारा, विजयसेन, एहोल, पुलकेशिन, जूनागढ़, रुद्रदमन, हाथी गुफा, कलिंगराज। ये देखिए
हम लोग याद किए थे, आप अपना ट्रिक बना लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि जो भी अभिलेख है इसमें पूछेगा उसको मार देना है बहुत इजी ढंग से, चूंकि अभिलेख पूछता है बार बार कंपटीशन में। खास करके देखिए, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़, रुद्रदमन, हाथी गुफा, कलिंग, ये सब चीज आपको पूछेगा बार बार। एक ट्रिक बना लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ये भी याद रख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड कौन है? मेघालय। बहुत ऐसा आपको उपनाम पूछेगा, जैसे कि भारत का स्विट्जरलैंड पूछता है, जम्मू कश्मीर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। तो ये सब चीज आप याद रखिए। ऑप्शन में देखते हैं जैसे सिक्किम, फल उद्यानों का स्वर्ग बोलता है सिक्किम को। तो जो उपनाम राज्य का है वो सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपटीशन में बार बार आता है। जो हम देखिए एक दिन पहले बताए और दूसरे दिन यूपीएससी में आ गया इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेघालय का चीज जो भूल रहे थे, मेघालय को मेघों का घर भी बोलते हैं, और गारो खासी जंतिया एक पहाड़ है। मेघालय चूंकि जानते हैं इधर है, तो यहाँ गारो खासी जंतिया एक पहाड़ है, जहाँ ये जो उत्तर पश्चिम मानसून जो जाता है, उत्तर पश्चिम मानसून, ये पिछले वीडियो में भी बताएं, ये गारो खासी जंतिया कीपनुमा आकार बना लेते हैं। ये 3 पहाड़ है ना, ये तीनों में जाके फंस जाता है, इसीलिए मेघालय में पूरा बारिश होता है। मौसिनराम में, मौसिनराम का अभी नया नाम सोहरा है, याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा 1080 सीएम जो है, 1080 सीएम वर्षा होता है यहाँ सबसे ज़्यादा। तो वर्षा विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ हो जाता है मौसिनराम मेघालय में, तो इसको याद रखिए। तो ये वही मेघालय में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन प्राप्त किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। कुनैन छाल से प्राप्त होता है, और कुनैन जो प्राप्त होता है सिनकोना पौधा से, सिनकोना से कुनैन प्राप्त होता है। किस लिए प्रसिद्ध है? मलेरिया का दवा बनता है। पूछेगा आपको प्रश्न में, मलेरिया का दवा किससे बनता है? कुनैन से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से, उस सिनकोना के छाल से। इसी तरह डायबिटीज के लिए डहेलिया पौधा है, एक डहेलिया पौधा है, उससे जो है। तो इस तरह वो किससे किससे मिलता है? जैसे छाल से दालचीनी किससे प्राप्त होता है? छाल से। अब पूछेगा हींग कहाँ से प्राप्त है? हींग खाते हैं ना, जड़ से। लौंग पुष्पकली से। तो ये सब चीज जैसे कोको, कपास, कौवा, ये सब चीज जो है सब बीज से प्राप्त होता है। ये कोआ वाला चीज, कौवा, कपास, कोको, ये सब चीज को याद रखिएगा, सब बीज से प्राप्त होता है। तो इस तरह का चीज आप याद रखिए। कुछ जैसे है जूट जो होता है फ्लोएम से, जूट फ्लोएम से प्राप्त होता है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। एक अफीम होता है, लेटेक्स, लेटेक्स से प्राप्त होता है। जूट फ्लोएम और अफीम लेटेक्स। तो इस तरह चीज कौन कहां से प्राप्त होता है इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।